अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। नंबर वन तो पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। 4 बजे इजलास शुरू होना था, लेकिन ये 5:30 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ। पीटीआई के मुतअद्दिद एमपीएज मियां असलम इकबाल समेत असम्बली नहीं पहुंच सके और वो अपना हलफ भी नहीं उठा सके। आज हाफिज फरत अब्बास, जो कि इमरान खान के साथ हमें अक्सर नजर आते थे, वो जरूर असम्बली पहुंचे। शाफे हुसैन काफली के वो भी पहुंचे और उन्होंने भी हलफ लिया। स्पीकर सब्तैन खान भी पहुंचे। उन्होंने कहा, देखिए कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, इसका हम इंतजार नहीं कर सकते कि ये कब तक नोटिफिकेशन होगा होगा भी या नहीं होगा। लिहाजा हम ज्यादा देर स्पीकर के इंतखाब को डिले नहीं कर सकते, तो लिहाजा आज ही ये इलेक्शन हो जाएगा। और साफ तौर पे लगता है जिस तरह से मैंडेट छीना गया है, जिस तरह से पीटीआई के जो एमपीएस हैं, अभी अभी जिनका नोटिफिकेशन हुआ भी है, उन्होंने भी हलफ सारों ने नहीं उठाया, तो नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आज सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज स्पीकर ने यह जरूर कहा कि देखिए, जो आ गए ना ये असम्बली के हाथे के अंदर, वहां से मैं किसी को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। लेकिन आज पीटीआई की जानब से, पीटीआई के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई लाहौर हाई कोर्ट बार से। लाहौर हाई कोर्ट बार का आज इलेक्शन था, जिसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार असद मंजूर बट जीत गए हैं। असद मंजूर बट का बेसिकली ताल्लुक हामिद खान ग्रुप जो है वकला का, उनसे था, और इनका पूरे का पूरा पैनल ही जीत गया। यानी कोई एक शख्स भी नहीं हारा। जो हामिद खान साहब का पैनल था, पीटीआई का पैनल था, तो आप समझ लें कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अब पीटीआई का धड़ा अच्छा खासा मजबूत हो चुका है। और इसके साथ ही आज फिर एक बड़ी खबर भी आई कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच बना है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। चीफ जस्टिस आमर फारूक, जब इस शख्स का हम नाम सुनते हैं, इसका साफ मतलब होता है कोई रिलीफ वाली कहानी नहीं है। लेकिन साथ में जो एक नाम और अटैच हुआ है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, आप जब ये नाम सुनते हैं तो पता चल जाता है कि मेरिट पर फैसला होगा और डंके की चोट पर फैसला होगा। तो लिहाजा दोनों एक्सट्रीम, एक तरफ जस्टिस गुल हसन साहब जो कि इंसाफ पर मबनी किसी प्रेशर के बगैर फैसला देते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम जो कि एक टाउट है आमर फारूक। तो दो दो जज, दोनों के मुख्तलिफ नजरियात, दोनों के टोटली इंसाफ का पैमाना ही अलग है। यानी आमर फारूक साहब का तो 360 अलग है ना। तो ये बेंच बना है। आप देखते हैं कि मंडे के दिन 26 फरवरी को जब समाअत होती है कि सजा मुअत्तल करके रिहाई की बेसिकली ये अपील की गई है, तो इस पे कोई फैसला होता है या नहीं होता। शेर अफजल मरवत जी वाड़ चुके हैं, वो हर किसी को वारते थे कि फलाना वाड़ गया, फलाना वाड़ गया। तो आज खुद पीटीआई ने उनको शो काज नोटिस भेजा है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप अपने हवाले से वजाहत करें। आपके बयान की वजह से पार्टी के अंदर बड़ी जो है वो हलचल हुई है। जो आपने बैरिस्टर गौहर के हवाले से बयान दिया, तो बैरिस्टर गौहर कमजोर बंदा है, बड़े फैसले नहीं कर सकता, और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई नहीं होना चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। कल भी हमने इसका जिक्र किया था। एक बात, जितना मेरा कोई थोड़ा बहुत तजर्बा है ये सियासत को देखते हुए, देखिए, अगर किसी पार्टी, खासतौर पर पीटीआई इस वक्त जिस मुश्किल के अंदर है, जिस तरह से रियासती जबर का वो सामना कर रही है, या कोई भी सियासी जमात, बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ बंदे, सादे बंदे, धीमे मजाज के बंदे पाकिस्तान जैसे सियासत के अंदर किसी बड़ी सीट पर वो कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो बड़े सोफिस्टिकेटेड, पढ़े लिखे होते हैं, कम बोलते हैं, शरीफ, ऐसे लोगों का मैं समझता हूं कि बड़े फैसले नहीं कर पाते। और फिर दूसरी एक्सट्रीम है शेर अफजल मरवत, यानी एक तरफ शराफत की इंतहा बैरिस्टर गौहर, और दूसरी तरफ एक फुल जग्गा सुल्तान राइट टाइप ये शेर अफजल मरवत। ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं चलते। यानी बड़ी जब आपने क़यादत करनी होती है ना किसी पार्टी की, तो मेरे ख्याल से नहीं चल सकता। देखिए, जज्बाती फैसले भी करने होते हैं, आपने हिकमत के साथ भी चलना होता है, और आपने प्रेशर भी बर्दाश्त करना होता है, और बहुत सारी चीजें भी आपने बर्दाश्त करनी होती हैं, और ऑन टाइम फैसले लेने होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब ऑन टाइम नहीं ले सके, उसमें बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। लेकिन मेरे जाती ख्याल के मुताबिक ना तो बैरिस्टर गौहर फिट है बतौर चेयरमैन पीटीआई, और ना ही ये शेर अफजल मरवत की कोई इस तरह की बड़े ओहदे पर
स्पेस बनती है। इस तरह के ओहदे पाकिस्तान जैसी सियासत के अंदर तो जरदारी जैसे लोग, शहबाज शरीफ जैसे लोग, चौधरी परवेज इलाही जैसे लोग, इस तरह के लोग कामयाब होते हैं। तो पीटीआई को भी इस हवाले से कोई मिच्योर फैसला करना होगा, मिच्योर फैसला करना होगा। उमर अयूब जैसे लोग हो गए, असद कैसर जैसे लोग हो गए, फिर अली मोहम्मद खान जैसे लोग जिनकी हर जगह पे इज्जत है, तो ऐसे लोगों को जो जिनके अंदर सियासी सेंस है, समझ बूझ है, उनको आगे लाना होगा। आज इलेक्शन कमीशन ने एक भंड मारा है कि पीटीआई की हमायत याफ्ता रुकन है बलोचिस्तान असेंबली के आदिल बाज़ई, इन्होंने नून लीग के अंदर शिरकत नहीं की, यानी वो नून लीग के अंदर नहीं गए। उन्होंने तरदीद की इस बात की कि मैं पीटीआई का मेंबर हूं, उन्हीं के वोटों से आया हूं, तो मैंने शिरकत नहीं की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको जो नोटिफिकेशन किया है, उनको मेंबर करार दे दिया कि ये जो आदिल बाज़ई है ये नून लीग का मेंबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उनकी उस सीट की बेस पे नून लीग को अजाफी एक सीट खवातीन की जो नशिस्तें होती हैं वो भी दे दी है। तो इस तरह के ब्लंडर इस वक्त जनाब हो रहे हैं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान है और इलेक्शन कमीशन आज इस हवाले से शेड्यूल जारी कर सकता है, ये खबर आ चुकी है। अच्छा, फिर आज जो वो खातून वाली वीडियो आपने देखी होगी, एक बूढ़ी खातून है, वो टैक्सला का पुलिस एएसआई अफसर, उसने थप्पड़ मार दिया उस बूढ़ी खातून को। उसके बेटे को गिरफ्तार कर रहे थे, उस बेचारी ने मुजाहमत की और पुलिस वाला आगे बढ़ा और खातून को थप्पड़ मार दिया। ये बदमाशी, ये कोई किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये पूरी कौम को थप्पड़ मारा गया है, पूरी पूरी कौम की। देखिए, ये पुलिस वाले को ऐसे झाके क्यों उतरे हैं? ये पूरी जो एक रियासती मशीनरी है ना, उनके दिमाग के अंदर है कि हम बदमाश हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, ये तो भेड़ बकरियां हैं। और जो पिछले 2 सालों से इन पुलिस वालों ने देखा है, तो लिहाजा इनके झाके उतर गए हैं। ये जिस कम वक्त जिसको चाहे, जिस खातून को चाहे घसीटना शुरू कर दे, जिस खातून के चाहे सर से दुपट्टा छीन ले, रात के अंधेरे में लोगों के घरों के अंदर छलांगे मारे और ये खवातीन को थप्पड़ मारे। तो ये पूरी रियासती मशीनरी और पूरी जो रियासत बदमाशी कर रही है ना, ये बेसिकली एक पुलिस वाले का मसला नहीं है कि एक इंडिविजुअल ने ये किया, ये बदमाश बना हुआ है। ये पूरी रियासत ही बदमाश बनी हुई है। और क्योंकि रियासत के अंदर कोई कानून, आइन, ला, इंसानियत, कोई ऐसी चीज का कोई लेना देना ही नहीं है, तो लिहाजा ये पुलिस वाले भी उसी को फॉलो करते हैं और वही बदमाशी के खवातीन को भी नहीं बख्शा और इस तरह से थप्पड़ मार दिया। किसी और ये मुल्क में होता, आपको पता है पाकिस्तान के अलावा मुतअद्दिद मुल्कों के अंदर सिर्फ एक थप्पड़ मारने की सजा 8 साल होती है। ये बैरून मुल्क आप जाने, लोग वहां पे लड़ते नहीं है, अगर लड़ाई करनी भी हो, गालियां शालियां देनी भी हो, तो हाथ वो पीछे बांध लेते हैं और एक दूसरे को कहते हैं मैं तेनू देख लवांगा, मैं तेनू देख लवांगा, आ फिर इतना ही होता है, आगे कोई नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको पता होता है कि थप्पड़ लग गया, हाथ चल गया तो 8 साल की कैद है। लेकिन यहां इतनी बदमाशी, खुल्लम खुल्ला बदमाशी। फिर आज कराची के अंदर बड़ी सूरत हाल कशीदा थी। हमने देखा कि राशिद सोमरो साहब बड़े अग्रेसिव नजर आए और वहां पे भी जो पुलिस वालों ने किया सिंध के अंदर, वहां पे भी खवातीन को थप्पड़ मारे गए, खवातीन को घसीटा गया, वहां पे जिस तरह से मुजाहिरीन के साथ सलूक किया गया, वो भी एक दरिंदगी की इंतहा है। और फिर आज राशिद सोमरो ने तो कहा कि मेरा तुम पुलिस वालों से कोई मुकाबला नहीं, तुम तो मेरी 2 मिनट की मार हो, जाओ आसम मुनीर को बुलाओ जो हमारे वोट पर डाका डालकर घर बैठा है, डीजी आईएसआई को बुलाओ, कोर कमांडर को बुलाओ। ये उन्होंने कहा मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है, ना तुम मेरे सामने कोई जो है ना 2 मिनट की मार नहीं हो, अपने बड़ों को बुला कर लाओ। तो इस तरह की सिचुएशन की तरफ मामलात जा रहे हैं। फिर आज सुहेल वड़ाइच साहब ने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि मुक्तदरा ने तमाम हरबे आजमा लिए, यानी रियासत ने जो कुछ करना था कर लिया ना, हर तरह से उन्होंने अपने हरबे आजमाए, मगर पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा। अब उनका नुमाइंदा वफ्द जाकर इमरान खान से मिले और सुलह का हाथ बढ़ाए, तो सहाफी सुहेल वड़ाइच जैसा बंदा वो भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि भाईजान आप बस कर दो, आपने सब कुछ करके देख लिया है। नहीं ना टूटा इमरान खान, ना ही उसका वोट बैंक टूटा है, जाओ उससे सुलह कर लो, उसको सुलह करो, उससे बातचीत करो, सबसे पहले उसे जेल से निकालो, उसको बनीगाला शिफ्ट करो, फिर अपना वफ्द लेके जाओ, उससे मिलो, उसको ब्रीफ करो, उसको इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की, वो जाए इलेक्शन लड़े, मियां वाली से अपनी नशिस्त पर मुंतखब होके आए और वो असेंबली के अंदर आए। फिर ये जो सियासतदान है, ये सियासतदानों का वफ्द भी उसके पास जाए, उसके तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए और बातचीत की जाए। आप जो कर रहे हैं इससे मामला नहीं सुधरना, इससे जो है ना रियासत आगे नहीं चलनी। आप जो पैगाम दे रहे हैं कि 9 मई 9 मई 9 मई, आप जितनी भी 9 मई लगाए रखें, अवाम की गवाही आ चुकी है और अवामी गवाही ही सबसे बड़ी गवाही है
اور وہ یہ گواہی ہے کہ پورے ملک کے چاروں صوبوں سے اس نے جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے ہیں اور عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور تو اور جو اسیر تھے, جو جیلوں کے اندر قید, مرد تو مرد, جو عورتیں تھیں, انہوں نے تمہارے تمام تر آشرواد کے باوجود جو ہے انہوں نے بڑے بڑے لیڈران کو ناکوں چنے چبوائے ہیں اور ان کو عبرتناک شکست دیا. یہ بات اور ہے کہ تم نے فارم 47 کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مار لیا ہے, لیکن میں کہا میں سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, تو یہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جو مسلسل سلسلہ شروع ہوا ہے, جس طرح کی ریاست نے پالیسی اپنائی ہے, اس سے ریاست چلتی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھ لو, وہ ضیاء تھا, ضیاء کا آج کیا حال ہو گیا ہے. اس کا بیٹا وہ پارٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے, مسلم لیگ ضیاء, اجاز الحق, ایک سیٹ نہیں وہ نکال سکا, وہ ہار گیا اور اس کو خیر جتوایا گیا. میں کہا وہ بھی جیتا کوئی ضیاء الحق کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ جو بھاول نگر کی ارائی برادری ہے نا, ان کا وہ سربراہ بنا ہوا ہے, تو ارائیوں نے اسے ووٹ دیا ہے, پھر بھی وہ جیت نہیں سکا. دھکے سے وہ فارم 45 شوکت بسرا کے مقابلے پہ جو کچھ کیا گیا ہے. ان کا اور دوسری طرف بھٹو کی پارٹی تو آج بھی کھڑی ہے نا, جیسی تیسی کھڑی ہے, 54 سیٹیں نکال ہی گئی ہے نا, سندھ کے اندر حکومت بنا رہی ہے بلوچستان کے اندر, چاہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے ٹاؤٹ ہیں, لیٹتے ہیں, لیکن کم سے کم ضیاء سے تو بڑی پارٹی ہے نا, وہ ایک سیٹ والی پارٹی بھی نہیں ہے, اور یہاں جو ہے 40-50 سیٹوں والی پارٹی تو ہے. لہٰذا انہوں نے کہا ایسے چلنا نہیں ہے. یہ بات سنیں, انہوں نے کہا سیاستدان بھی کو ہوش کے ناخن لیں, ریاست بھی اب بس کر دے. یہ 9 مئی والا ڈرامہ جو ہے نا, اس پر 8 فروری نے پانی پھیر دیا. جاؤ اس سے صلح کرو, اس کے ساتھ جو ہے نا ہینڈ شیک کرو, اس کو بریف کرو اور اس کو اجازت دو وہ الیکشن لڑے, اسمبلی میں آئے. ایسے نہیں معاملات چل رہے. انہوں نے کہا میں کتنے عرصے سے سیاست کر رہا ہوں, کتنے عرصے سے سب کچھ میں یہ جو صحافت کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں سارے معاملات, ایسے کبھی ریاستیں, ایسے کبھی ملک چلا نہیں کرتے. تو یہ جناب ساری چیزیں ہیں, لیکن جو ہے وہ ہوش کے ناخن کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو بدماشی ہے, جس کو چاہو تھپڑ مار دو, جس کو چاہو جو ہے وہ گھسیٹو, جس کا چاہو وہ دوپٹہ اتار لو, لیکن ایسی بدماشی سے نہ ریاستیں چلتی ہیں, نہ کوئی اس سے کامیابی بدماشی سے ہوتی ہے. آخر میں آج کریں کل کریں, آپ کو قیدی نمبر 804 سے صلح کرنی پڑے گی, اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی, ورنہ بھائی جان نظام نہیں چلنا. یہ سیاسی لاشیں, یہ جیب کترے جتنا بھی قوم پر مسلط کر لیں, جتنے جو بھی ظلم کر لیں, فارم 47 اور فارم 45 جو بھی کر لیں, وہ صابر شاکر صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا جو پہلا بیان تھا نا کمشنر پنڈی لیاقت چٹا کا, وہ تھا فارم 45, اور جو دوسرا بیان اس نے بدل کے دیا ہے نا, وہ ہے فارم 47. انہوں نے کہا یہ سادہ سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے کچھ اور, بعد میں ٹوٹلی کچھ اور. تو یہ ساری ڈرامے بازیاں, یہ مداریوں سے ریاست نہیں چلنے والی. پاکستان زندہ باد.